Hi, good morning, everyone. So, the topic of Sunday FB Live is cholestasis in pregnancy. So, cholestasis in pregnancy का क्या मतलब? आपने बहुत कॉमनली देखा होगा प्रेगनेंसी में पेशेंट्स को मिड ट्रिमेस्टर के बाद में इचिंग होने लग जाती है ऑल ओवर बॉडी और वो इचिंग बहुत इंटेंस होती है स्पेशली मोर वर्स इन नाइट और इट्स लिमिटेड टू इनिशियली सिर्फ पाम्स एंड सोल्स में भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है और फिर सारी बॉडी पे एंड देन देयर आर रैशेस आल्सो बिकॉज ऑफ दैट इचिंग एंड स्क्रैच मार्क्स. So this is one of the reasons of that itching and it's very common in pregnancy. और हम इसको कॉलेस्टेसिस इन प्रेगनेंसी इसलिए बोलते हैं कि इसमें लिवर जो है ना वो आपका बाइल एसिड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता. उसके ना डाइजेस्ट होने की वजह से वो इचिंग की तरह प्रेजेंट करती है बॉडी पे बाइल एसिड्स जो है. सो आफ्टर प्रेगनेंसी ऑब्वियसली इट सेटल्स डाउन. So I'm Dr. Gunjan Bhola. I'm working as an associate director now and unit 2 head in QRG unit 2 sector 16. So आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे डिस्कस करूंगी बिकॉज दिस हैज बीन अ वेरी कॉमन टॉपिक विद माय पेशेंट्स आल्सो जिनको इचिंग शुरू होती है और वो पूरी पूरी रात जागते रहते हैं आफ्टर अप्लाइंग लैक्टोकैलामिन लोशन एंड ऑलिव ऑयल एंड ऑल एम्यूलेंस बट द रिलीफ इज नॉट देयर. एंड इट टिपिकली स्टार्ट्स अराउंड ये फोर्थ फिफ्थ मंथ के बाद शुरू होती है एंड मिड ट्राइमेस्टर से शुरू हुई वाली वो पूरी प्रेगनेंसी तक रहती है. एंड यूजुअली टू रूल आउट कि ये जो इचिंग है इसका रीजन सिर्फ लिवर की वजह से है. देयर आर अदर टेस्ट ऑल्सो वी गेट इट डन एट दैट टाइम. LFTs तो हम कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट मैंने आपको बायोलिसिक्स बोला वो कराते हैं. LFTs में इन इचिंग के साथ में कई बारी इंजाइम्स भी रेज्ड होते हैं, बिलीरुबिन रेज्ड होता है, स्टूल का कलर भी कई बारी चेंज होता है तो एंड डार्क कलर यूरिन होता है. सो दीज आर फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद liver disease in pregnancy or basically cholestasis in pregnancy. But then you have to rule out other causes of दो चीजों का. एक इचिंग के और क्या कारण हो सकते हैं, दूसरा लिवर फंक्शन के और क्या कारण हो सकते हैं जो डिरेंज हो रहा है. सो द पेशेंट हैज टू बी स्क्रीन फॉर हेपेटाइटिस बी, सी, इप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालोवायरस और ये देखा जाएगा कोई ऑटोम्यून लिवर पे डिसऑर्डर तो नहीं है. वी हैव टू रूल आउट दैट ऑल्सो. दो द मोस्ट कॉमन कॉज विल बी कॉलेस्टेसिस इन प्रेगनेंसी की वजह से विच इज ऑब्स्ट्रेटिक कॉलेस्टेसिस. और दूसरा रीजन जो हमने इचिंग के लिए ढूंढना है वो देखना है कि कोई स्किन इरप्शंस तो नहीं हो रही हैं, कोई पैप्यूल्स बन रहे हैं, कोई एक्जिमा तो नहीं हो रहा है. सो दैट ऑल्सो गेट रूल्ड आउट. So it's more of a diagnosis of exclusion. हमने exclude कर दिया and then we are with cholestasis in pregnancy. So why I'm taking a topic cholestasis in pregnancy वो इतना important क्यों है? Because it doesn't only have impact on the patient. Obviously उसकी morbidity तो बढ़ी गई है क्योंकि वो itching कर रही है. There is sleep deprivation with it, especially रात को जाग जाग के कर रही है. उसकी skin पे scratch marks हैं और उसको obviously skin itching होगी और पूरी रात जाग रही है तो अगले दिन वो टायर्ड है, फिजिकली भी एंड मेंटली एग्जॉस्टेड है. सो या दैट इज वन इम्प्लीकेशन इट हैज ऑन मदर. एंड वो जो उस पे बच्चे पर है ना उसमें क्या है कि सडन स्टिल बर्थ जो है ना बहुत कॉमन है विद कॉलेस्टेसिस एंड दैट मेक्स इट स्केरी. क्योंकि कोई अल्ट्रासाउंड कोई सीटीजी ये डिटेक्ट नहीं कर सकती उससे पहले कि एकदम बेबी की हार्ट बीट बंद हो जाएगी. और क्यों हो जाएगी दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड ऑल्सो एंड इट सैडली टू बिकॉज इवन इफ वी गेट अ डॉपलर डन ऑल्सो बेबी की ग्रोथ बिल्कुल परफेक्टली चल रही है, ऑल पैरामीटर्स आर फाइन बट सडनली 36-37 पे एकदम द पेशेंट में प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल कि मुझे बिल्कुल मूवमेंट्स नहीं हो रही है एंड द हार्ट बीट इज नॉट देयर. सो दैट मेक्स इट स्केरी. एंड द मोस्ट कॉमन कॉज जो इसमें होता है कि बेबी अंदर ही पॉटी कर देता है. मिकोनियम बहुत ज़्यादा पैसेज ड्यूरिंग कॉलेस्टेसिस इन प्रेगनेंसी देखा जाता है. फीटल डिस्ट्रेस होता है, हार्ट बीट कम होने लग जाती है और साथ के साथ में जैसे मैंने आपको बोला फीटल डिस्ट्रेस होता है उसी तरह से बिकॉज प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं.
सो वाई प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज होते हैं? इट्स नॉट ओनली बिकॉज के प्रीटर्म बर्थ एज सच इंक्रीज हो गया, वो तो जितना नॉर्मल पॉपुलेशन में है उतना ही कॉलेस्टेसिस वाली प्रेग्नेंट फीमेल की में भी है, बट इसमें बिकॉज जैसे जैसे प्रेगनेंसी गोज ऑन द डॉक्टर हैज टू टेक अ बैलेंस्ड रिस्क एंड एक्सप्लेनिंग द पेशेंट कि वी हैव टू डिलीवर इट। जो हमारी गाइडलाइंस है वो मैं कहती है 37+0, यानी कि जैसे ही 37 कंप्लीट हो आपको डिलीवरी कर देना चाहिए इफ यू फील कि बाइल एसिड्स रेज्ड है। और बाइल एसिड रेज का मतलब यह है कि मोर देन 10 माइक्रोमोल अगर वैल्यू आ रही है, सो दैट मीन्स योर कोलेस्टेसिस इन प्रेगनेंसी है। और अगर 40 तक वो वैल्यू है देन यू हैव सिवियर कोलेस्टेसिस। सो उस केसेस में इट इज बेटर कि 37 पे आप मेच्योरिटी असेस करके बेबी की, अगर वो मेच्योर है, एक्सप्लेनिंग द रिस्क दैट बेबी माइट नीड टू बी केप्ट इन निकू, न्यूनेटल आईसीयू लेटर ऑन ऑल्सो, बट उसको बैलेंस आउट करके बेबी को डिलीवर कराना इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि द यू कैन नॉट एक्चुअली प्रिडिक्ट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्टिल बर्थ किन पेशेंट्स में हो सकता है, सो इट इज बेटर टू हैव अ वेड आउटकम। अब कोलेस्टेसिस इन प्रेगनेंसी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी कॉमन है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई कीप ऑन गेटिंग फ्रॉम द पेशेंट इज कि इसमें सिजेरियन ज्यादा होता है। ऑब्वियसली द सिजेरियन रेट्स आर मोर इन अ कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी पेशेंट बिकॉज मेकोनियम जो है वो केसेस में ज्यादा पास हो रहा है, बेबी की हार्ट बीट ज्यादा, फीटल डिस्ट्रेस इन केसेस में ज्यादा कॉमन हो रहा है। दैट इज द रीजन यू आर बीइंग इंड्यूस्ड एट 37 वीक्स, क्योंकि वो रिस्क जो है वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो जब उस क्राइटेरिया में होगा तो प्रीमेच्योरिटी भी बढ़ गई और सिजेरियन रेट्स भी बढ़ गए। So now the second important thing which is important at the time of delivery is कई बारी आफ्टर सिजेरियन और आफ्टर ये डिलीवरी में द पेशेंट कैन हैव एक्सेसिव ब्लीडिंग, जिसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच कहते हैं उसको। सो पीपीएच इज ऑल्सो सीन इन पेशेंट्स ऑफ कोलेस्टेसिस इन प्रेगनेंसी, दो द स्टडी सेज के इतना नहीं है कॉमन, बट देन देर इज अ रेट ऑफ 2 to 22% इन द स्टडीज, सो इट इज अ बैलेंस्ड रिस्क। तो वाई इट इज कॉमन? बिकॉज क्या है ना, जब ये कोलेस्टेसिस होता है तो आपका जैसे लिवर नहीं, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली एट दैट टाइम, तो फैटी स्टूल्स होते हैं। और द vitamins which are fat soluble one, जिसमें विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ लिंक्ड है। विटामिन के इज नॉट अब्सॉर्ब प्रॉपरली, सो डेफिनेटली अगर विटामिन के आपका कम है देन यू आर एट रिस्क ऑफ पीपीएच। So, agar we get the blood coagulation test done before obviously admitting the patient for induction of pregnancy, induction के लिए, तो उसमें ना clotting test हम check कराते हैं। So, if we feel that clotting test is prolonged, we give them vitamin K. And vitamin K कई बारी बेबी को भी हम उसके बाद आफ्टर डिलीवरी देते हैं बिकॉज देर आर चांसेस ऑफ कि उसके अंदर भी ब्रेन में इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो जाए या कोई और हेमरेजिक टेंडेंसीज ना हो, इसलिए उसको प्रोफिलेक्टिकली देते हैं। एंड दैट इज द वे, जैसे उस टाइम पे उनकी पीडियाट्रिशियन को लगता है वैसे ही दिया जाता है विटामिन के टू द पेशेंट एंड टू द बेबी। So now the next question which I get with the cholestasis in pregnancy is कि cholestasis in pregnancy का recurrence rate क्या है? कि अभी तो इस प्रेगनेंसी में हो गया, अगली प्रेगनेंसी में होने के कितने चांस? So it has a high recurrence rate. It is 45 to 90% in the patients. Plus if you have a family history of cholestasis in pregnancy, all the more risk कि आपको cholestasis अगली बार होगा। But then, what's the good thing about cholestasis in pregnancy? Most of the time after delivery, the itching also goes off and the liver function also pretty down settles down. So liver function को immediately उस टाइम करवाने का कोई फायदा नहीं है after delivery. So usually the book says कि at least 10 days you should not get the test done. Usually advisable is कि आपके पास patient first time 1 week के बाद आया, उसके बाद next time उसने 6 weeks के बाद आना है। So 6 weeks पे जब वो आएगा, tell the patient to get the liver function test done. Most of the time 6 to 8 weeks में, because all the pregnancy symptoms and all the pregnancy hormones settle down, LFT also come back to normal. And if it doesn't, then definitely you need to involve a gastroenterologist also, and the patient needs further follow up कि वो क्यों normal नहीं आया। So in the end what I'm trying to say is
कोलेस्टेसिस को इग्नोर नहीं करना है और यू हैव टू लिसन टू योर डॉक्टर. So, what precautions should be taken to avoid it? Actually, there are no precautions that you can take to avoid it, but then there are safety measures that you can take. You need to get your LFTs, जो liver function test आपके हैं, almost weekly check कराने हैं till delivery, so that the doctor has an idea कि कैसे चल रहे हैं. और उसमें से bile acid जो है सबसे important test है जो आपको कराना है. So, if you see a rising trend of bile acid जो बढ़ रहा है, तो then you definitely need to plan your delivery earlier also. So there are medicine जो itching को थोड़ा सेटल कर देती हैं, जो लिवर को कोलेस्टेसिस को मैनेज करने में हेल्प करती है, बाइल एसिड्स को सिक्वेस्टर करके, ताकि बाइल एसिड्स डाइजेस्ट हो जाएं और बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाएं. सो द ड्रग्स कैन बी, इसमें आती है यूरिसो डीऑक्सीकोलिक एसिड यूडीसीए, जो which is given in a dose of 300 mg की रेंज से लेके we can give it to 1200 mg also according to patient symptom. With relief, अगर बहुत ज़्यादा itching है, we sometimes tell them to have they can take cetirizine, but then it is also with a guarded approach. We don't want them to be taking it every other day because it's the cholesterol is not going to settle before the delivery. उससे पहले जाएगा तो है नहीं. So वो नहीं रेगुलरली करना. उससे बेटर है कि इफ दे कंटिन्यू विद द यूडीसीए डोजेज जो अपनी डॉक्टर के हिसाब से वो टाइट्रेट करा लेंगे अकॉर्डिंग टू द एलएफटी रिपोर्ट्स जो आपकी वीकली हो रही हैं. आफ्टर डिलीवरी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स एडवाइजेबल टू गेट इट डन अराउंड 6 to 8 weeks, जिसमें एक बारी आइडिया लग जाए कि कितना अब लेवल है. एंड इफ इट्स abnormal, then you might need to get a follow up later on also कि liver function test पे कितना फर्क है. What are the chances for preterm birth or stillbirth? So stillbirth is quite high with cholesterol in pregnancy, and as I've already explained, it cannot be predicted anyway कि ये stillbirth होगा कि नहीं होगा. So we always tell our patients to be quite watchful about their movements. They need to be very clear. movements कम हो रहा है, अभी movements हो रहा था, 2 घंटे से नहीं है. You don't need to be like कि एक दिन हो जाए and you don't even realize that the baby is moving or not. So what are the chances for preterm birth? As I've already told you, preterm जो होता है, 2 reason जिसको हम कहते हैं iatrogenic. Iatrogenic is where the doctor and the patient makes a decision कि हमको 37 weeks पे deliver कराना है, 37 से या 37 से पहले. सो हमने खुद प्रीटर्म कर दिया बर्थ को, जो कि अपने टाइम पर होता. सो दैट इज डेफिनेटली हाई, बट एज सच प्रीटर्म बर्थ जो है वो नहीं है. इट्स नॉट एसोसिएटेड विद द डिजीज, बट द डिसीजन टेकन फॉर द डिजीज बाय द डॉक्टर एंड द पेशेंट increases the chances of preterm birth. So what if a person insists on normal delivery in case of LFT being derailed? What are the harms? Perfect. And it's a very good question. So your doctor is not saying that you are going to have a cesarean 100%. You are being admitted to be induced for labor at 37 weeks. So अगर आप अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो एंड वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रहा है एंड द फीटल हार्ट इज इन द रेंज, इज नॉट गोइंग लो, और फीटल डिस्ट्रेस के साइंस नहीं है, एंड द वाटर जब ब्रेक होता है इट डजंट हैव साइंस ऑफ मेकोनियम, the patient will deliver normally. But in the cases, why I'm saying कि cesarean rates are increased, because the factors which come into play are fetal distress, और जो मेकोनियम मैंने बोला वो पास होने की वजह से, these are the factors. What things to avoid in case of LFT is derailed? So yeah, the things to avoid in case of LFT is derailed is कि ऐसे कुछ खास नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि बनाना नहीं खाओ, हल्दी नहीं खाओ, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बट लेटर ऑन आफ्टर डिलीवरी, जब आप कॉन्ट्रासेप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, द पेशेंट शुड अवॉइड ईस्ट्रोजन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव. ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है विच इज ऑब्वियसली इन प्रेगनेंसी ऑल्सो एक्टिव है, वो डेफिनेटली आपके लिवर पे और इफेक्ट डाल सकता है. सो यू नीड टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आफ्टर प्रेगनेंसी. Is baby also at risk because of this? Yes, baby is at risk. That's the reason the decision to take delivery before 40 weeks, that is around 37 weeks, is required. And
It's not like it's a blanket rule for okay, you need to induce every patient at 37 weeks, but then it has to be customized according to the patient's reports and how the patient is perceiving the movements. So I think I've briefly covered it, and it nicely summarizes it that cholestasis in pregnancy should not be taken lightly. You need to consult a doctor if you're feeling कि मेरे को itching होना शुरू हो गया और मैं काफ़ी ज़्यादा पूरी बॉडी पे हो रही है. It's not only because कि skin stretch हो रही है जिसकी वजह से itching हो रही है, और because of the weather changes dryness की वजह से itching हो रही है. So obviously these are one of the issues, but we have to rule out the most common or the issue which is critical for the baby and the mother. Thank you so much.